गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 17 ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 17 ऑफ अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो फ्रेंड्स, 17 ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो इस बार जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, इसका 33rd जो है एनुअल ऑब्जर्वेंस की जाएगी इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की। ठीक है, इसको जो है स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन 1992। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है अवेयरनेस रेज करना अबाउट ग्लोबल पॉवर्टी और एनकरेज करना है लोगों को अबाउट द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी, ताकि पीपल्स को, ताकि वो अपनी स्टोरीज जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं उनको शेयर करें। ठीक है, और प्रमोट करना है डायलॉग्स को और अंडरस्टैंडिंग को बिटवीन कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार 2025 का जो हमारी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की, वो रहेगी एनश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। ठीक है, इसका जो फोकस रहेगा वो रहेगा लिसनिंग ऑफ फैमिलीज अफेक्टेड बाय पॉवर्टी, यानी कि जो फैमिलीज जो है पॉवर्टी से अफेक्टेड है उनको जो है उनकी जो स्टोरीज़ है उनको लिसन करना है और जो उनकी नीड्स है उनको समझना है और उनके लिए जो है रिस्पेक्टफुल और प्रैक्टिकल जो सपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो गोल नंबर 1 है वो बात करता है नो पॉवर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसका जो गोल है वो है एंड करना है पॉवर्टी को इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। ठीक है, और इसका टारगेट जो रखा गया है इरेडिकेट करने का पॉवर्टी को, वो रखा गया है बाय 2030। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम अपॉइंटमेंट सेक्शन। तो अनंत गोयनका जी को जो है इलेक्ट कर दिया गया है एज अ प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की फॉर द ईयर 2025-26। सो फ्रेंड्स, अनंत गोयनका जी जो कि वाइस चेयरमैन है आरपीजी ग्रुप, राम प्रसाद गोयनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फिक्की के। ठीक है, तो उनको जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया है फॉर द ईयर 2025-26, और जो है वो सक्सीड करेंगे हर्षवर्धन अग्रवाल जी को, जो कि वाइस चेयरमैन और एमडी है इमामी ग्रुप के। हर्षवर्धन अग्रवाल जी की अगर हम बात करें, उन्होंने लीड किया है फिक्की को 2024-25 के दौरान, और जो उनका मेन फोकस एरिया रहा है वो रहा है एमएसएमई रिफॉर्म, एक्सपोर्ट्स, ईएसजी इनिशिएटिव जो कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस है, और एक्सक्लूसिव ग्रोथ, ये इनका मेन फोकस एरिया रहा है। ठीक है, फिक्की की अगर हम बात करें तो फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसको जो है फाउंड किया गया था 1927 में। ठीक है, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस चैम्बर है। इसका जो मेन रोल है वो है पॉलिसीज़ बनाना फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट के साथ एंगेज रहना और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। ठीक है, फिक्की जो है मेजरली होस्ट करता है फिक्की फ्रेम्स को, फिक्की फ्लो को, और इंडिया इनोवेशन समिट को। नाउ फ्रेंड्स, अनदर अपॉइंटमेंट इज़ रिगार्डिंग आईएमएफ। तो डैन कार्ड्स को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज अ आईएमएफ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। सो फ्रेंड्स, ये जो अपॉइंटमेंट है ये इफेक्टिव में आ गई है फ्रॉम अक्टूबर 6, 2025, और इसको अप्रूव किया गया है आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। ये जो नॉमिनेशन दी गई थी ये दी गई थी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के द्वारा, जो कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो जो डैन कार्ड्स है वो रिसेंटली जो उनका रोल है वो है चीफ ऑफ स्टाफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं टू द ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बिसेंट के। ठीक है, इसके अलावा ये लीड करते हैं यूएस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड यूक्रेन पार्टनरशिप को, जो है ये समय लीड कर रहे थे। अनदर अपॉइंटमेंट है एस सुधाकर जी को अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी सदर्न रीजन। सो फ्रेंड्स, आर सुधाकर 2003 बैच आईपीएस ऑफिसर है फ्रॉम तमिलनाडु कैडर के। ठीक है, तो उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो सदर्न रीजन का। ठीक है, उनको जो ये फुल एडिशनल चार्ज दिया गया है अलॉन्ग विद कंटिन्यूइंग एज डीडीजी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि गुवाहाटी में सिचुएटेड है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है इससे पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस चेन्नई ट्रैफिक में रह चुके हैं और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट जोन कोयम्बतूर में जो है ये रोल प्ले कर चुके हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1986 में, ठीक है, जो कि अंडर सेक्शन 4 पार्ट 3 ऑफ द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत जो है किया गया है। इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन फंक्शन अगर हम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के देखें तो इसमें आ जाता है कोऑर्डिनेट करना और एनफोर्स करना ड्रग लॉज को, ठीक है, अक्रॉस सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी, कॉम्बैक्ट करना है ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ को नेशन वाइड, और इम्प्लीमेंट करना है इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस है अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स, ठीक है। सपोर्ट करना है इंटेलिजेंस गैदरिंग को, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को ऑफ ड्रग रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है उन सभी को जो है सपोर्ट करना है। ज्यूरिडिक्शन जो इसकी आ जाती है वो तो ये ऑपरेट करता है थ्रू इट्स रीजनल एंड जोनल ऑफिस अक्रॉस इंडिया, ठीक है, और वर्क करता है स्टेट पुलिस के साथ, कस्टम्स के साथ, CBI के साथ और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के साथ। इसको जो हेड करते हैं वो डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, जो कि टिपिकली सीनियर IPS ऑफिसर होते हैं। प्रेजेंटली अगर हम 2025 की बात करें तो अनुराग गर्ग जो कि IPS है हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 के बैच के, वो करंट इसके DG हैं। रीजनल अगर ऑफिसेज हम देखें तो 4 मेजर जोन में इसके ऑफिसेज आ जाते हैं। सदर्न रीजन जो कि चेन्नई में है, नॉर्थ ईस्टर्न जो कि गुवाहाटी में है, वेस्टर्न रीजन जो कि मुंबई में है और नदर्न रीजन जो कि दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम ऑबिचुरी सेक्शन। तो पंकज धीर जी जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो एक्टर थे, उनका जो है वो देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 68, ठीक है। तो उनकी जो डेट ऑफ पासिंग रही वो रही 15 अक्टूबर 2025 मुंबई महाराष्ट्र में, और वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो कैंसर से जो है वो पीड़ित थे, ठीक है। पंकज धीर की अगर हम बात करें तो उनको जाना जाता है आइकॉनिक रोल एज अ करण इन BR चोपड़ाज महाभारता में, ठीक है ना, और इसके अलावा इन्होंने कई मूवीज़ में भी जो है वो काम किया है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़, रावू बाला सरस्वती देवी जो कि फर्स्ट प्लेबैक सिंगर रही है तेलुगु सिनेमा में, उनका भी जो है देहांत हो गया है ऑन 15 अक्टूबर 2025 एट द एज ऑफ 97, ठीक है। तो उनकी जो डेथ हुई है वो हैदराबाद में हुई है और एज रिलेटेड जो अलाइनमेंट थे उसकी चलते जो है इनकी डेथ हुई है। ये जो पायोनियर रही हैं म्यूज़िक एंड सिनेमा में, ये फर्स्ट प्लेबैक सिंगर रही है तेलुगु सिनेमा में, ठीक है। इन्होंने डेब्यूट किया था इन भाग्य लक्ष्मी फिल्म 1943 में, और इन्होंने अपनी जो है वॉइस दी थी टू एक्ट्रेस कमला कॉटिन्स को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है फर्स्ट लाइट म्यूज़िक सिंगर ऑन ऑल इंडिया रेडियो जो है ये रह चुकी हैं। रैला ओडिंगा जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केनिया के, उनका भी जो है केरला में देहांत हो गया है। सो फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर को जो है केनिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रैला ओडिंगा जी, उनकी जो है डेथ हो गई है इन इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में, ठीक है। इनका जो डेथ कॉज बताया गया है वो कार्डियक अरेस्ट बताया गया है, ठीक है। और जो अगर हम रैला ओडिंगा जी की बात करें तो ये जो है पॉलिटिकली जो है औरंग डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जो है ये रिलेटेड थे, और उन्होंने 2008 से लेकर 2013 तक तो जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ केनिया जो है इन्होंने वर्क किया है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम इंडेक्स सेक्शन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, टॉप रैंकिंग जो पासपोर्ट रहा है वो रहा है सिंगापुर का, ठीक है। और जो नंबर 2 पे जो रहा है वो साउथ कोरिया रहा है, और नंबर 3 पे जो है वो जापान रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टॉप 10 में जो है जगह नहीं बना पाया है। इस बार जो यूनाइटेड स्टेट्स की रैंक रही है वो रही है 12th पोजीशन, जिसमें कि टाई किया गया है US का जो टाई रहा है वो रहा है मलेशिया के साथ। अगर US की अगर हम ड्रॉप देखें US की रैंकिंग में, तो वो ड्रॉप रहा है ड्यू टू ब्राज़ील ने जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री फॉर US सिटीज़न के लिए वो है वो बंद कर दी थी। इसके अलावा चाइना, वियतनाम और सोमालिया ने भी जो एक्सक्लूड किया था US को फ्रॉम न्यू वीज़ा एग्जाम्पशन से, ठीक है।
म्यांमार और पापुआ न्यू गिनिया जो है उन्होंने भी जो है रिवाइज रूल जो थे उसमें जो है यूएस के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए थे, जिस वजह से यूएस की जो है ये पोजीशन इस बार ड्रॉप की हुई है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इन 20 ईयर्स कि यूएस जो है टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 85th पोजीशन पे रहा है और इंडिया ने टाई किया है मॉरिशियाना के साथ। ठीक है, इंडिया को जो एक्सेस मिली है वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन की, तो उसमें आ जाती हैं 57 डेस्टिनेशंस। इंडिया जो है 5 स्पॉट्स जो है ड्रॉप हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ठीक है, इंडिया की जो लास्ट ईयर पोजीशन थी वो थी जो है वो 80th पोजीशन पर था। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको पब्लिश किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि ग्लोबल सिटीज़न एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है। ठीक है, इसमें जो है ग्लोबल रैंकिंग की जाती है पासपोर्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि आप कितनी कंट्रीज़ में जो है विदाउट वीज़ा जो है वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो डाटा लिया जाता है वो लिया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, जो है इसमें डाटा लिया जाता है, उस बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर रिपोर्ट इज़ फ्रॉम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक रही है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज़। ठीक है, और इंडिया का जो स्कोर रहा है वो रहा है 25.8। हंगर लेवल जो है इंडिया में सीरियस बताया गया है। ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो 2024 में जो इंडिया की रैंक रही थी वो रही थी 105 और स्कोर रहा था 27.3। ठीक है, मेन इश्यूज जो इसमें नोट किए गए हैं वो अंडर नरिशमेंट नोट किया गया है, चाइल्ड स्टंटिंग जो कि टू शॉर्ट फॉर एज, और चाइल्ड वास्टिंग टू थिन फॉर हाइट, और चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर एज ऑफ 5 जो है वो मेन इशू जो है इसमें नोट किए गए हैं। ग्लोबल सिचुएशन अगर हम बात करें तो ग्लोबल जो स्कोर रहा है वो रहा 18.3, जो कि मॉडरेट हंगर कैटेगरी में आता है। और प्रोग्रेस अगर हम 2016 से देखें तो वेरी स्लो प्रोग्रेस से जो है वो नोट की गई है। 2016 में जो स्कोर था वो 19 था, और जो इस बार जो स्कोर है वो है 18.3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है इसमें जितना कम आपका स्कोर होगा उतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है आपके कंट्री में अच्छी रहेगी। ठीक है, इस जैसे कि अगर 2016 में जो स्कोर था वो ग्लोबल लेवल पे जो स्कोर था वो 19 था। ठीक है, और इस बार जो स्कोर है वो 18.3 है, तो ये थोड़ा सा बेटर है इन कंपैरिजन टू 2016। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो 2024 में इंडिया का जो स्कोर था वो 27.3 था, और इस बार जो है 25.8 है। तो मतलब जितना कि आप ज़ीरो के नज़दीक आएंगे उतना जो है आपकी कंडीशन बेटर मानी जाएगी। ठीक है, 35 कंट्रीज़ जो है ग्लोबली ऐसी नोटिस की गई है जहाँ पर सीरियस हंगर नोटिस किया गया है। 7 कंट्रीज़ में जो है अलार्मिंग हंगर सिचुएशन जो है वो नोट की गई है, जिसमें कि आ जाते हैं सोमालिया, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, हैती, मेडागास्कर और यमन जो है वो अलार्मिंग हंगर कंट्रीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ अगर हम देखें जहाँ की लोएस्ट हंगर रिपोर्ट की गई है, जिनका की स्कोर बिलो 5 नोट किया गया है, उसमें आ जाते हैं अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, बुल्गारिया, चिले और चाइना। बॉटम कंट्रीज़ में जो हंगर हाईएस्ट हंगर के साथ जो है 123 पर सोमालिया, जहाँ की वर्स्ट कंडीशन है, और 121 पे जो है साउथ सूडान आ जाता है। नियर बॉटम में जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया इन 2006 में। इसको पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, जो कि आइलैंड बेस्ड एक फॉर्म है, और वेल्थ हंगर लाइफ जो कि जर्मनी बेस्ड एक फॉर्म है। ठीक है, इसमें जो है मेजर किया जाता है हंगर को 4 की इंडिकेटर्स पर, जिसमें अंडर नरिशमेंट आ जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग आ जाता है, चाइल्ड वास्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी आ जाता है। नाउ फ्रेंड्स, 16th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। ठीक है, 16th इंटरनेशनल रेलवे एग्जीबिशन 2025 को इनाग्रेट किया गया ऑन 16th अक्टूबर 2025 को इन न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। ठीक है, इसको इनाग्रेट किया गया यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ठीक है, तो जो ये एग्जीबिशन है ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जो है रेलवे एग्जीबिशन है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इन पार्टनरशिप विद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें जो है फीचर
किए गए हैं 450 प्लस एग्जीबिटर्स फ्रॉम 15 प्लस कंट्रीज से जो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें शोकेस किया जाएगा रेलवे और मेट्रो टेक्नोलॉजीज़ को, सस्टेनेबल सॉल्यूशन और मेक इन इंडिया इनोवेशन को, ठीक है, इसमें शोकेस किया गया, ठीक है। की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो इसमें मॉडर्नाइजेशन ड्राइव जो इसका हाईलाइट रहेगा, ठीक है ना। और इसमें जो है 2.56 लाख करोड़ जो इन्वेस्ट इंडियन रेलवे जो करता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। और 35,000 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक्स जो बनाए गए हैं, 46,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक जो इलेक्ट्रीफाइड किए गए हैं, ठीक है ना। ये मॉडर्नाइजेशन ड्राइव जो इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई है, इनको भी शोकेस किया जाएगा। ग्लोबल रीच की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है लोकोमोटिव्स, ठीक है ना, टू फॉरेन कंट्रीज़, जिसमें कि रिसेंटली अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा शोकेस किया जाएगा टेक्नोलॉजी को, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन, तेजस कोच, अमृत भारत कोच, नमो भारत ट्रेन और कोलकाता मेट्रो को, ठीक है, इनको भी जो है यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। इसका जो मेन पर्पज़ है वो है प्रमोट करना इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को, ग्लोबल जो क्रिएट करना है पार्टनरशिप, और सपोर्ट करना है एमएसएमई और स्टार्टअप्स को, ठीक है। और इंडिया का जो सपोर्ट करना है, इंडिया का जो विजन है बिकमिंग अ रेलवे एक्सपोर्ट हब जो है उसको भी सपोर्ट करना है, इसका मेन जो पर्पस है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है 100% हाइक इन वेलफेयर ग्रांट्स फॉर एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स। सो फ्रेंड्स, डिफेंस वेलफेयर ग्रांट हाइक्स जो है वो अप्रूव कर दिए गए हैं अक्टूबर 2025 को। और इसको जो है हाइक को जो अप्रूव किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, और ये अनाउंसमेंट की गई 15 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। तो ये स्कीम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है इसमें जो है गवर्नमेंट ने जो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम गवर्नमेंट ने इसमें डबल किया है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है, जो कि अंडर की वेलफेयर स्कीम्स में आते हैं, ठीक है। जो वेलफेयर स्कीम है उसमें आ जाते हैं पेन्यूरी ग्रांट, जो कि जिसमें कि पहले अमाउंट दिया जाता था 4,000 पर मंथ, जिसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है 8,000 पर मंथ। और इसमें जो बेनिफिशरीज रहेंगे उसमें रहेंगे नॉन पेंशनर, एक्स सर्विसमैन एंड विडोज़, ठीक है, और उनकी एज जो है 65 प्लस ईयर्स होनी चाहिए। अनदर जो ग्रांट टाइप है उसमें आ जाता है एजुकेशन ग्रांट, जिसमें कि पहले 1,000 पर मंथ दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 2,000 पर मंथ कर दिया गया है। और इसमें जो बेनिफिशरी रहेंगे उसमें आ जाते हैं अप टू 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन और विडोज़ जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में एनरोल्ड हैं, ठीक है। मैरिज ग्रांट में पहले दिया जाता था 50,000, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और इसमें जो बेनिफिशियरी रहेंगे उसमें आ जाती है डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और विडोज़ जो कि रीमैरिज करना चाहती हैं, ठीक है, वो जो है इसमें बेनिफिशियरी रहेंगे। ये जो हाइक्स है ये इफेक्टिव में आ जाएंगे फ्रॉम 1 नवंबर 2025 से, ठीक है। इसके लिए जो फंड आएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड से, ठीक है, जो कि पार्ट है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड का, ठीक है। इसमें जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो एस्टिमेट किया गया है कॉस्ट को, वो है अप्रोक्सीमेट ₹257 करोड़ पर ईयर, ठीक है। इसका जो मेन मोटिव है वो है स्ट्रेंथ करना है सोशल सिक्योरिटी फॉर वेटर्न जो कि विदाउट पेंशंस हैं, और इसके अलावा ऑनर करना है सर्विस एंड सेक्रीफाइस जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है अपनी कंट्री के लिए देते हैं, उसको जो है ऑनर करना है, इसका मेन मोटिव है इस स्कीम का। नाउ फ्रेंड्स, ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर को जो है इनॉग्रेट किया गया इन कोपाल कर्नाटका में बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। सो फ्रेंड्स, फार्मर्स ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है कोपाल कर्नाटका में, ठीक है। जो इनॉग्रेशन किया गया वो 15 अक्टूबर 2025 को किया गया, और जो इसकी लोकेशन रही वो रही मेगाथल विलेज, कोपाल, नॉर्थ कर्नाटका में, ठीक है। इसको जो है इस फैसिलिटी को जो है डेवलप किया गया है अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत, और इसको एग्जीक्यूट किया गया है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है ट्रेनिंग सेंटर जो है डेवलप किए गए, ठीक है ना, और कॉमन फैसिलिटी सेंटर को जो है वो इसमें जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी की अगर हम बात देखें तो 840 मीट्रिक टन ऑफ मैंगो इसमें प्रोसेस किए जाएंगे, और 600 मीट्रिक टन ऑफ पपाया जो है इसमें जो है प्रोसेस किए जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स में ड्राई पाउडर आ जाएगा और जूस पल्प आ जाएगा, जो कि सर्टिफाइड रहेगा FSSAI के द्वारा, ठीक है, फॉर ईजी मार्केट एक्सेस के लिए।
बेनिफिट्स की अगर हम बात करें फार्मर्स को, तो इसमें सपोर्ट मिलेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, प्रमोट किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को, ठीक है ना, और एनेबल किया जाएगा वैल्यू एडिशन टू फार्म प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फार्मर्स की इनकम को जो है इंक्रीज करना और मार्केट रीच को जो है इम्प्रूव करना। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, ठीक है। जो ये स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 1993-1994 में, और ये एक तरह से फुली जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इसमें जो है एनेबल किया जाता है एमपीज़ को कि ठीक है ना, ताकि वो जो अपना कंस्टिट्यूंसीज है और वहाँ पे जो है डेवलपमेंट वर्क करवा सके, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकल जो नीड्स है वहाँ की, उसके बेस पर जो है वहाँ पे एमपीज़ जो है वो डेवलपमेंट जो वर्क करवा सके, ठीक है। फंडिंग में जो आ जाता है इसमें ईच एमपी कैन रिकमेंड, मतलब हर एमपी जो है रिकमेंड कर सकता है हर साल अप्रोक्सीमेट 5 करोड़ पर ईयर वर्क को जो है रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। फंड जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो कि इस वर्क की इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करते हैं, ठीक है। और जो है वो जो वर्क होता है वो ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स का होता है, जैसे कि रोड, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर एक्सेट्रा। इस तरह का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। कौन कौन इसमें रिकमेंड कर सकते हैं? इसमें लोकसभा एमपीज़ आ जाते हैं, जो कि अपनी कंस्टिट्यूंसी में करवा सकते हैं। राज्यसभा एमपी जो कि अपनी स्टेट में करवा सकते हैं, अपनी स्टेट में कहीं पर भी। और जो नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं वो पूरे कंट्री में कहीं पर भी जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेंटर, इरीगेशन एंड सैनिटेशन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और कम्युनिटी हॉल्स और स्पोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। इस टाइप के प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ अहमदाबाद को जो रिकमेंड किया गया है एज अ होस्ट फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो फ्रेंड्स 15 अक्टूबर 2025 को जो है अनाउंसमेंट की गई है कि जो मीटिंग चल रही थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कॉमनवेल्थ सपोर्ट की, तो उसमें रिकमेंड किया गया है कि जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसको जो है वो अहमदाबाद होस्ट करे, ठीक है। इंडिया की तरफ से जो प्रपोजल सबमिट किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो प्रपोजल दिया गया था। तो अभी जो है इसमें इंडिया का जो है वो रिकमेंड कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है ना, टू होस्ट 2030 जो है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उन कंट्रीज़ में होती होती हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के जो है अंडर मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रही हो उनको जो है कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं, और इन नेशंस के बीच में जो है ये गेम्स खेली जाती हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो जो फर्स्ट टाइम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। ओरिजिनली जो है इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था और बाद में 1978 में जो इसका नाम चेंज कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पे, ठीक है। इसमें जो एथलीट्स जो है 56 कॉमनवेल्थ नेशन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका और मैनी अदर कंट्रीज जो इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ये हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम था उसको होस्ट किया गया था यूके के द्वारा बर्मिंघम में, ठीक है। और जो नेक्स्ट 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विक्टोरिया में होस्ट किया जाएगा। और 2030 जो कि 100th एनिवर्सरी होगी कॉमनवेल्थ गेम की, उसमें जो है इंडिया को जो एज ए नॉमिनेट अभी किया गया है, फाइनल अभी जो है नाम फाइनल नहीं हुआ है बट रिकमेंड किया गया है इंडिया का जो नेम की इंडिया भी होस्ट कर सकता है, ठीक है। इंडिया की अगर रोल बात करें हम, तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में इन 1934 में, और एक बार इंडिया अभी तक जो है होस्ट कर चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स को इन 2010 में इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया का जो इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है रेसलिंग में, शूटिंग में और वेट लिफ्टिंग में जो है इंडिया स्ट्रॉन्ग जो है इसमें होल्ड रखता है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज फ्रॉम डिफेंस सेक्शन। तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। सो फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट जो सिस्टम था उसको जो है टेस्ट किया है ऑन अक्टूबर 15 2025 को, और ये जो टेस्ट है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट किया गया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 32,000 फीट, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इसको डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है ना। और जो है ये सिस्टम है मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है फॉर हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट जंप्स के लिए फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है ये एक ऐसा पैराशूट है जो कि इंडिया में डेवलप किया गया है, और इंडिया जो है इसको यूज़ करेगी अवर 25,000 फीट, ठीक है।
ये फुली जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो है पैराशूट सिस्टम है इंडिया का, ठीक है ना। इससे जो है एनहांस किया जाएगा सेल्फ रिलायंस को इन डिफेंस टेक्नोलॉजी अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत। नाउ फ्रेंड्स, आईआईटी बॉम्बे ने जो एक स्टडी की है जिसमें कि सैटेलाइट बेस्ड ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग के बारे में स्टडी की गई है, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे ने जो है स्टडी के में बताया है कि सैटेलाइट के थ्रू जो है ग्रीन हाउस गैसेस की जो है वो मॉनिटरिंग की जा सकती है, और जो है इसका जो मेजर्स है वो रिलायबली जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, डेमोस्ट्रेट करने में ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। जो इसका जो मेन फोकस था वो रहा था डेमोस्ट्रेट करना सैटेलाइट डाटा विच कैन बी यूज टू मेजर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना। और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इंडियन जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ है हमारा, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। इसको जो है डेवलप किया गया है फोरकास्ट करना ग्रीन हाउस गैस लेवल्स को इन अर्बन क्लाइमेट प्लानिंग में और एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ में, ठीक है। मीथेन का जो मेनली मीथेन एमिशन का जो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है वो किया गया है वेस्टर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जोन को, लैंडफिल्स को और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आईयूसीएन ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट जो है वो वो रिपोर्ट जो है वो शो की है रिगार्डिंग इंडियाज़ नेचुरल साइट, ठीक है ना। तो आईसीएन ने फ्लैग किया है इंडिया की नेचुरल हेरिटेज साइट्स को, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई वो की गई 16 अक्टूबर 2025 को और पब्लिश किया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, यानी आईयूसीएन के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है इंडिया की जो है कुछ सिग्निफिकेंट साइट्स है जिनके रिगार्डिंग जो है वो थ्रेट जो है वो कंसर्न शो किया गया है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और ये जो फेस कर रहा है थ्रेट फ्रॉम डिफॉरेस्ट्रेशन, माइनिंग और अर्बनाइजेशन से। दूसरी जो साइट है वो है मानस नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, जो कि ट्रांस बाउंड्री पार्क है एक जो कि शेयर करता है भूटान के साथ, ठीक है ना। इसमें जो चैलेंजेस बताए गए हैं जो अभी थ्रेट्स हैं वो है पोचिंग से, एनक्रोचमेंट से और हैबिटेट डिग्रेडेशन से। इसके बाद जो है सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में आ जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे जो थ्रेट बताए गए हैं वो बताए गए हैं क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी लेवल और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। तो ये जो है आईयूसीएन ने कुछ फ्लैग्स जो है इंडियन नेचुरल हेरिटेज साइट्स के वो जो है वो हाईलाइट किए हैं इस रिपोर्ट में, ठीक है। साइट रेटेड गुड, इंडिया की जो एक साइट है उसको गुड कैटेगरी में रखा गया है, वो साइट आ जाती है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, ठीक है। जो ओनली इंडियन साइट है अमंग 11 एशियन कंट्रीज जिसको कि गुड कंजर्वेशन आउटलुक में जो है वो रेट किया गया है, ठीक है ना। ये साइट जो है अपने प्रिस्टीन एल्पाइन इकोसिस्टम और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए है जो है ये जानी जाती है कंचनजंगा नेशनल पार्क। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की अगर हम बात करें तो इसको एक्सेस किया जाता है कंजर्वेशन, इसमें एक्सेस किया जाता है कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, और कैटेगरीज जो इसमें रहती है वो गुड विद सम कंसर्न, सिग्निफिकेंट कंसर्न और क्रिटिकली जो है वो इसमें कैटेगरीज रहती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, सुंदरबन एक्वाकल्चर मॉडल जो है उसने विन किया है FAO ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज किया गया 15 अक्टूबर 2025 को, ठीक है ना, और अनाउंस किया गया ड्यूरिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसके दौरान जो है ये इटली रोम में जो है ये अनाउंस किया गया, ठीक है। जो प्रोजेक्ट था जिसको कि ये रिकॉग्निशन दिया गया वो प्रोजेक्ट है सैमी, मतलब कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। इसको जो है डेवलप किया गया है नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी वेस्ट बंगाल के द्वारा इस प्रोजेक्ट को जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसमें इंडिया को जो ऑनर दिया गया है वो दिया गया है ब्लेंड किया गया है इसमें लाइवलीहुड जनरेशन को विद मैनग्रोव कंजर्वेशन के साथ, ठीक है। मतलब कि लाइवलीहुड जो है वर्क भी किया जाए और मैनग्रोव के जो है कंजर्वेशन भी की जाए, ठीक है। ये दोनों ही ब्लेंडिंग जो इसमें की गई है इस प्रोजेक्ट के दौरान इंश्योर किया गया है 5 to 30% मैनग्रोव कवरेज को इन एक्वाकल्चर पॉन्ड्स में, और जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है इसको अक्रॉस 29.84 हेक्टेयर में, ठीक है, बाय 42 फिश फार्मर्स के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें जो है 100% इंक्रीज इन एनुअल नेट प्रॉफिट ड्यू टू रिप्लेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इसमें बताई गई है, ठीक है।
नाउ फ्रेंड्स, एफएओ की अगर हम बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 16 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और मेंबर 195 कंट्रीज़, मतलब 194 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर कंट्रीज़ है। डायरेक्टर जनरल जो प्रेजेंटली है इसके वो है क्यू डोंग्यू। ठीक है, और ये जो है मैंडेट करता है लीड ग्लोबल एफर्ट्स को टू कि हाउ टू डिफीट हंगर, इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन को और फूड सिक्योरिटी को जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसका मेन फोकस एरिया जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, क्लाइमेट रिसाइलेंस और रूरल डेवलपमेंट इसका मेन फोकस एरिया रहता है। सुंदरबन की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, जो कि बनता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा से। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज फ्रॉम हेल्थ सेक्शन। तो डॉक्टर शिवारंजनी संतोष लीगल विक्ट्री, संतोष लीगल विक्ट्री अगेंस्ट मिसलीडिंग ओआरएस लेवल्स। तो फ्रेंड्स, एक जो कैंपेन है वो जो जिसको कि चलाया गया था डॉक्टर शिवारंजनी संतोष के द्वारा, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक पीडियाट्रिशियन है। ठीक है ना, इसमें उन्होंने शुगर रिच बिवरेजेस है जो कि फॉल्सली मार्क करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उनके अगेंस्ट जो है इन्होंने एक कैंपेन चलाया था। ठीक है, ठीक है ना, और इसमें जो है वो रेगुलेटरी एक्शन जो है वो इशू किए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ऑन 14 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, और इसमें जो है डायरेक्ट किया गया है कि कोई भी फूड ब्रांड जो है इस टर्म का यूज़ जो है इस टर्म का यूज़ नहीं करेगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और ओआरएस, अनलेस कि वो प्रोडक्ट जो है वो डब्ल्यू एच ओ के जो स्टैंडर्ड्स है उनको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो ना करे। ठीक है, अनदर पॉइंट इज़ जितने भी प्रीवियस परमिशन दी गई थी अलाउइंग, जो कि अलाउ करता था यूज़ ऑफ ओआरएस इन ब्रांड नेम्स फ्रॉम जुलाई 14 2022 और फरवरी 2024 के बीच में, उन सभी को जो है वो हटा दिया गया है, मतलब उनको वो कर दिया गया है, बैन हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जो ये इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं, मतलब कि मार्केट में कुछ कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ओआरएस इन देयर नेम्स जो है वो विद डिस्क्लेमर जो है लिखा जाता है। लाइक जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें लिखा जाता है दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एन ओआरएस फॉर्मूला एज रिकमेंडेड बाय डब्ल्यू एच ओ। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है ऑफन जो ज़्यादातर जो है इन प्रोडक्ट्स में जो है एक्सेसिव शुगर जो है पाई जाती है, जो कि मिसलीड करती है कंज्यूमर्स को और उनके जो चाइल्ड है उनकी हेल्थ को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संतोष जो है ये विक्ट्री है ये नॉट ओनली सिंगल पर्सन की है बट पीपल्स की है, डॉक्टर्स की, एडवोकेट्स की, मॉम्स की और जो इन्फ्लुएंसर जो उनके सपोर्ट में रहे थे उन सभी की जो है ये एक तरह की विक्ट्री है। ठीक है, हेल्थ के ऊपर अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो इससे इंश्योर किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, जो कि और अलाइन किया जाता है इसको डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन से फॉर सेफ एंड इफेक्टिव रिहाइड्रेशन के लिए। प्रिवेंट करता है ये मिसलीडिंग मार्केट को ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंट बिवरेजेस और स्पेशली जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज फ्रॉम स्टेट सेक्शन। डिजुकू वैली इन नागालैंड नॉमिनेटेड फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड टूरिज्म डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, ये अनाउंसमेंट की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म जो कि मिनिस्टर्स की चल रही थी उदयपुर में ऑन 15 अक्टूबर 2025 को जो कंक्लूड हुई, उस दौरान जो है ये अनाउंसमेंट की गई। सो फ्रेंड, जो है नागालैंड स्टेट से जो है डिजुकू जो वैली है उसको जो है वो एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इसको जो है स्फीयर हेड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 250 करोड़। ठीक है, इसमें जो डिजुकू वैली होगी उसको एक प्रीमियर इंटरनेशनल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया जाएगा। इको फ्रेंडली लग्जरी होटल्स जो है यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे और जो डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट अमेनिटीज़ को। ठीक है ना, और जो है नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको भी यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, मणिपुर ने विन किया है 30th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो फ्रेंड्स मणिपुर 30th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, जिसको कि राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, उसको जो है मणिपुर ने जीत लिया है। ठीक है,
ट्रॉफी का नाम राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी है, ठीक है। और इसका जो फाइनल मैच है वो खेला जा रहा था 15 अक्टूबर 2025 को। और ये जो इवेंट है इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको किया गया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। अगर हम राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हो गई थी 4 सितंबर 2025 को, और जो कंक्लूड डेट रही वो रही 15 अक्टूबर 2025, ठीक है। और टोटल मतलब ऑलमोस्ट जो है 6 वीक्स का जो इवेंट रहा, जिसमें कि 59 मैच खेले गए, ठीक है। जो लास्ट मैच था वो मणिपुर और वेस्ट बंगाल के बीच में खेला गया, जिसमें कि मणिपुर ने जो है ये मैच 1-0 से जीत लिया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये आज का सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वन द 30th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इन 2025। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने ये क्वेश्चन कवर किया, तो किसने जीता है ये सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इन 2025। तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा मणिपुर, जिसने डिफीट किया था वेस्ट बंगाल को 1-0 से इन द फाइनल मैच। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व। कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी? टुडे, यानी कि अक्टूबर 17 एवरी ईयर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अनदर क्वेश्चन इज विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकसेज ऑन एंडिंग पॉवर्टी। कौन सा गोल? SDG 1 क्या कहता है? नो पॉवर्टी, ठीक है फ्रेंड्स। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो कौन सी कंट्री जो टॉप पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से? सिंगापुर, ठीक है, जिसमें कि वीज़ा फ्री एक्सेस रहेगी 193 डेस्टिनेशंस को। व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो क्या है फ्रेंड्स इंडिया की रैंक? 85th रैंक है। इंडिया की क्या रैंक है? 85th रैंक है। और इंडिया जो है वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकता है 57 कंट्रीज़ को, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज हु इज़ द फिकी प्रेजिडेंट इलेक्टेड फॉर 2025-26। किसको इलेक्ट किया गया है फिकी का प्रेजिडेंट? अनंत गोयनका जी को, ठीक है, जो कि प्रेजेंटली क्या है? वाइस चेयरमैन ऑफ RPG ग्रुप के हैं इस वक्त वाइस चेयरमैन, उनको एज अ फिकी प्रेजिडेंट इलेक्ट किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज IMF's फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन अक्टूबर 2025। किसको किया गया है फर्स्ट? किसको किया गया है? डैन कार्ड्स को, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ है इन US ट्रेजरी में, ठीक है। डैन कार्ड्स फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ इन एट द US ट्रेजरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।